Hello, everybody, and welcome back to this chapter 2 ऑफ रूरल मार्केटिंग। हम लोगों ने अभी अभी इंटरनल जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के उनको स्टडी किया एंड नाउ लेट अस मूव टू द एक्सटर्नल पार्ट। जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया था कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दे आर सिचुएटेड आउटसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ये स्थित होते हैं और कहीं ना कहीं इनमें इतनी क्षमता है कि वो हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो बिजनेस ऑपरेशन है, उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक। जब आप डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो आप बात करते हैं जनसंख्या की विशेषताओं की, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे। एंड इन कंटेक्स्ट टू द रूरल मार्केटिंग इफ वी टॉक अबाउट, देन द डेमोग्राफिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? लुक, सबसे पहला पॉइंट है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन का। एंड पॉपुलेशन इज अ very major factor that may decide what kind of marketing operations will be happening around. For example, एक बार मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आपके जो एरिया की पॉपुलेशन है वो ये डिसाइड करती है कि आपके वहाँ पर किस तरह के ऑपरेशंस होंगे, किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह के प्रोडक्शन और मार्केटिंग फंक्शंस किए जाएंगे। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ एक मार्केट के तौर पर, तो आप आज अगर सभी देशों की आंख के तारे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह आपके पास एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता होना है। विश्व का कोई भी देश है वो आज आपके साथ अच्छे संबंध चाहता है। उसका बड़ा कारण न केवल हमारे पॉलिटिकल रिलेशन है, बल्कि एक बड़ा कारण हमारे पास जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो भी है। तो इसी तरह अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपके एरिया में जो पॉपुलेशन है कितनी है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने इसकी रूरल मार्केटिंग की बात की थी या रूरल एरियाज़ की बात की थी, तो हमने बात की थी कि 10,000 से नीचे की आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी। परंतु क्या सभी गांव 10,000 या 9,000 या इतनी ही संख्या वाले हैं? नो, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर 300, 400, 500, 700 की आबादी है। अब क्या एक कंपनी जिसके पास, देखिए हर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो बिजनेस ऑपरेशन जो है वो हाई लेवल के होंगे या हर जगह सेम ही होंगे। तो आपको ये देखना है कि विच इज़ द मार्केट एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ज़िले में 50 गांव हैं, तो ठीक है जी, 50 मार्केट हैं आपके पास, पर उन 50 में से वो पहली मार्केट्स कौन सी हैं जिनमें आपको जाके अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करना है? क्या 50 के 50 में करना है, या पहले आप उन विलेजेस को चुनेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ पर पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है या जहाँ की जो जेंडर रेशियो वो आपको सूट करती है? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ये डिसाइड करेगा कि बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरह के होंगे। देन इज एज ग्रुप। देखिए, एज ग्रुप जो है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखें कि मेरे उत्पाद के जो ग्राहक हैं वो किस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गाँव की बात करूँ, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर जो आबादी का 50% से ज़्यादा हिस्सा है वो 60 साल से ऊपर का है, और उस गांव के युवा जो है वो काम करने के लिए शहर में गए हुए हैं, और इस तरह के बहुत सारे गांव आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट रिजाइडिंग एज ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर विलेज? अब अगर उस विलेज में जो है आपके बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो और आप डिओड्रेंट बेचने जा रहे हैं, तो शायद वो ना बिके ना। वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट बिक सकते हैं, वहाँ पर जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो बिक सकते हैं जिनकी ज़रूरत बुजुर्ग लोगों को है। तो जिस जगह युवा लोग हैं वहाँ पर इससे उल्टा होगा, वहाँ पर उस तरह की चीज़ों की डिमांड होगी जो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या लाइफस्टाइल को इंक्रीज करती है या बढ़ाती हैं। देन इज जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो एक एरिया में किस तरह के मेल हैं, फीमेल हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि हमारा उत्पाद, फॉर एग्जांपल, मेल फॉर डिओ एंड मेल डिओडेंट फॉर फीमेल्स, डिओडेंट फॉर मेल्स एंड डिओडेंट फॉर फीमेल्स, सेम इज सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। कपड़ों की बात करें अगर हम, कॉस्मेटिक्स की बात करें अगर हम, तो आप ये देखें कि जिन एरियाज़ में अगर फीमेल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप मेल कॉस्मेटिक्स का काम या मेल से संबंधित चीज़ों का काम ज़्यादा नहीं चलेगा, वो मार्केट फीमेल्स के हिसाब से डेवलप होगी। तो ये आपको देखना है कि मेरी मार्केट जो है वो कहाँ पर बन रही है। देन लिटरेसी रेट। लिटरेसी का सीधा सा संबंध है अवेयरनेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लूज या कुछ पैक्ड
दोनों में से कौन सा बढ़िया है? देखिए वैसे तो दोनों बढ़िया हैं, परंतु जो लिटरेसी है या जो अवेयरनेस है वो ये कहती है कि पैक्ड फूड जो है, स्टैंडर्डाइज्ड है, आपको उसको लेना चाहिए। तो लिटरेसी रेट, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कुछ इस तरह की फीचर्स के साथ है या इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ है जहाँ पर लिटरेसी आवश्यक है, सो वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। और दूसरा, जो वो विलेजेस हैं या वो एरिया है जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, तो वहाँ पर आपको अवेयरनेस फैलाने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो लिटरेसी रेट इज क्लियरली रिलेटेड टू दी अवेयरनेस पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। देन इज रूरल लोकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लोकेशन कहाँ है? देखिए हमने अभी कहा कि मान लीजिए 50 गांव है, तो 50 के 50 में आप ऑपरेशन करेंगे या 10 में करेंगे? जाहिर सी बात है हम धीरे 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 मूव करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास सीमित हैं। तो पहले 10 गांव कौन से होंगे? वो पहले 10 गांव होंगे जो शहरों के नज़दीक लगते होंगे, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होंगी। और इसी तरह जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज होती हैं, बॉर्डर एरियाज के गांव होते हैं, वहाँ पर फैसिलिटी ना के बराबर होती है। तो आपकी जो ग्रामीण अंचल है, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी लोकेशन के मायने भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। देन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो हमारी आर्थिक वातावरण है उसकी बात करेंगे। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक, इट टॉक्स अबाउट मनी, इट टॉक्स अबाउट मॉनिटरी पार्ट। तो पहला भाई इनकम प्रोफाइल, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहले आप 3 चीज़ों की बात करते हैं। वो 3 चीज़ें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और जाहिर सी बात है ये आवश्यक। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रोटी, कपड़ा और मकान। जब भी आपके पास पैसा आएगा तो सबसे पहले जो पैसा खर्च होगा इन 3 चीज़ों पर होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप उन उत्पादों में पैसा लगाएंगे जो शायद आपके जीवन को सुगम और आसान बना देंगे। देन इज एक्सपेंडिचर पैटर्न, और जो कि संबंधित है सीधा इनकम पैटर्न के ऊपर या इनकम प्रोफाइल के ऊपर। या इनकम प्रोफाइल को हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस एरिया में किस तरह की इनकम वाले लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर सारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, और फार्मर की इनकम जो है वो अनस्टेबल है। दूसरा, उस गांव में सारे सर्विस वाले हैं या सारे दुकानदार हैं, तो एक स्टेबल इनकम है। और फार्मर के केस में जो है वो सीजनल काम वहाँ पर ज़्यादा चल सकता है। इसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। तो किस तरह की इनकम प्रोफाइल वाले लोग हैं और वहाँ उस तरह की चीज़ें हम बेचेंगे। देन इज एक्सपेंडिचर पैटर्न, अगेन इनकम के ऊपर बेस्ड है ये। जैसी इनकम होगी उस तरह का एक्सपेंडिचर पैटर्न होगा। रूरल क्रेडिट, उधार की सुविधा। अगर मैं किसान भाइयों के संदर्भ में बात करूं तो कहीं ना कहीं हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फसल आने पर जो है वो पेमेंट करते हैं और 3 महीने 4 महीने जो है वो उधार पर काम उनका चल जाता है। जो छोटे किसान अक्सर उनमें इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। तो उत्पाद का बिकना इस बात पर निर्भर करता है कि उसको उधार की उपलब्धता है या नहीं है। बहुत सारी कंपनी आज की डेट में इस तरह की सुविधा दे रही हैं कि आप कुछ पैसे देकर उधार पे लेके जा सकते हैं और धीरे धीरे जो किस्तों में उसका पैसा दे सकते हैं। देन ऑक्यूपेशनल ओनरशिप पैटर्न, कि काम काज जो है उसको किस तरीके से वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है या किस पैटर्न में जो है चीज़ों को वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। अगर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है तो शायद उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो दूसरे हिसाब का होगा, जैसा कि हमने पहले बात की। सर्विस है तो शायद दूसरे हिसाब का होगा। देन इसके अलावा जो किसान हो गए या सर्विस वाले हो गए, उसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं, जिस तरह हम ब्लैक स्मिथ की बात करें, शू मेकर की बात करें, कारपेंटर की बात करें, और जो हमारे हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करें, तो इस तरह के लोग जो हैं स्ट्रीट वेंडर्स टाइप लोग हैं, इन लोगों की संख्या कैसी है और फिर क्या इन लोगों के पास उस मात्रा में डिस्पोजेबल इनकम है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद जो पैसा बचा, क्या हमारे पास वो है कि हम कंज्यूम कर सकें या फिर स्पेंड कर सकें मनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहाँ तक
एक्सप्लेनेशन की बात है। मैंने पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल सिचुएशन है, जहाँ पर आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि यस वट एवर आई एम यूजिंग और वट एवर आई एम वेयरिंग इज ओके। वजह है कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या कहते हैं। अगर मैं अपने पहनावे से, अपने खान पान से खुश हूँ तो शायद मुझे किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इच्छा के साथ जोड़ा गया है कि इनकम अगर आप बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप भी समाज में एक बढ़िया भूमिका चाहते हैं और कहीं ना कहीं उस बढ़िया भूमिका के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से। देन इज लैंड ओनरशिप, ज़मीन आपकी अपनी है या फिर आप किराए पर, लीज पर लेकर काम करते हैं। तो दोनों केसेस में इनकम का फ़र्क है। देखिए सारी, जो मैंने पहले ही कहा था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो मनी के अराउंड घूमता है, तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ इनकम पैटर्न यू हैव। इन तीनों पर निर्भर करेगा कि आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा होगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला रूरल कल्चर। अगर संस्कृति की बात करें तो संस्कृति धर्म का, भाषा का और किस तरह से आपका जो है परवरिश हुआ उसका एक ढांचा है, उसका एक सम्मिलन है। फॉर एग्जांपल धर्म कल्चर का एक पार्ट है, संस्कृति का एक पार्ट है। उसके अलावा जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किस माहौल में, किस परिवेश में आप बड़े हुए, और इसका जो ताल्लुकात हैं, इसके ताल्लुकात हैं स्पेंडिंग पैटर्न से। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म में पैदा हुए तो उस धर्म के जो त्यौहार हैं, उस धर्म के जो रीति रिवाज हैं, आप उस हिसाब से चलेंगे। उस धर्म में किस तरह के रंगों का, किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल होता है, आप उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए दिवाली एक बड़ा त्यौहार है और आप दिवाली पे खर्च करेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो ईद आपके लिए एक बड़ा त्यौहार है। क्रिश्चियन है तो आपके लिए जो बड़ा त्यौहार है वो आपका क्रिसमस है, और उसके बाद जो है गुरुपुर्व आप सबके लिए है, हम सबके लिए है, सिखों के लिए है। और अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे वो गुरुपुर्व हो, चाहे वो क्रिसमस हो, आप इसको धार्मिक आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि इन सभी त्योहारों पर हम सबका साझा खर्चा होता है। किसी भी आप सेंस में लगा लें। हाँ, ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर संस्कृति का हिस्सा हैं, तो आपका खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा। परंतु जैसे मान लीजिए दिवाली है तो दिवाली की पार्टी सभी लोग लेंगे, या ईद है तो ईद की पार्टी सभी लोग लेंगे, क्रिसमस है तो क्रिसमस की पार्टी सभी करेंगे, और गुरुपुर्व है तो जो भी सामाजिक भलाई के कार्य हैं उसमें सभी लोग हिस्सा लेंगे। तो रूरल कल्चर जो है वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके यार दोस्त, आपके मित्र किस तरह के हैं, और उस हिसाब से आपका जो स्पेंडिंग हैबिट है, आपकी जो खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, आपका जो त्यौहार मनाने का। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं, हालांकि मैं नहीं कहता कि समाज से गैप पूरी तरह ख़त्म हो गया, परंतु बहुत सारे जो विलेजेस हैं वहाँ पर हम एक कॉमन फेस्टिवल बनाते हैं कि कोई भी फेस्टिवल है, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो गुरुपुर्व है, चाहे वो क्रिसमस है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के बना रहे हैं और एक दूसरे के खान पान का आनंद ले रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट द कंट्री। भारत के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ है। देन इज कास्ट सिस्टम। नो, कास्ट सिस्टम इज द मेंबरशिप और यू आर बिलोंगिंगनेस टू व्हाट ग्रुप ऑफ दिस सोसाइटी। आप किस समूह का हिस्सा हैं। तो शास्त्रों में कहे गए थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरह के जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है, उसको बताया गया था। नाउ हर एक कास्ट सिस्टम का जो स्पेंडिंग पैटर्न है और वो डिपेंड है लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो या जीना चाहते हो। अगर देखिए यहाँ पर जो युवा हैं वो, उनके लिए सभी चीज़ें बराबर हैं, परंतु फिर भी कुछ धार्मिक रीति रिवाज इस तरह के हैं जो आपको एक पर्टिकुलर कास्ट में तो आपको उसको परफॉर्म करना ही करना है। देन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से न केवल रूरल कल्चर बल्कि कास्ट सिस्टम भी एक बड़ा
बाजार है, क्योंकि किस पर्टिकुलर धर्म, जाति या कास्ट के लोग हैं और उनमें किस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक मार्केट डेवलप करने का एक जो है रास्ता हो सकते हैं। देन इज लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो युवा हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो धार्मिक रीति रिवाज हैं इनके लिए कुछ मौके हैं। आप साल के 365 दिन धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते, या आप कह लीजिए कि एक रूटीन जो आपकी प्रैक्टिस है, जैसे मान लीजिए कि हाथ जोड़ना या धूप अगरबत्ती लगाना या तिलक लगाना, इस तरह की चीज़ें आप रूटीन में कर सकते हो, परंतु जो धार्मिक भोज आयोजित आप करते हैं या धार्मिक कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, वो साल में 2-3-4 मौके होते हैं। तो बाकी जो सभी दिन हैं, क्या मार्केटर्स के लिए नहीं है? बिल्कुल हैं। उन दिनों में आप वो चीज़ें बेचते हो जो रूटीन में बिकती हैं। ये रूरल कल्चर और कास्ट सिस्टम जो है, ये आपको स्पेशल मौके देता है कि आप कब लोगों के पैसे खर्च करवा सकते हो। लाइफस्टाइल जो है ये आपको रूटीन में मौका देता है कि आप कभी भी लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोडक्ट अवेल करवाएं और वो आप उसको लगे हाथ लेंगे। देन रोल ऑफ विमेन, महिलाओं का जो रोल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में। और अभी जो FMCG वाली मार्केट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, कहीं ना कहीं वो महिलाओं के इन्फ्लुएंस में, पहले भी महिलाओं के इन्फ्लुएंस में ही था, परंतु अब प्रत्यक्ष इन्फ्लुएंस में आ गया, पहले इनडायरेक्ट था, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। सोशल क्लास, आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, रिच, मिडिल या पुअर क्लास को। देखिए इनकम बार बार आ रही है और यही आपको सामाजिक, अगर आप सोशली अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम है, या आपके पास जो पैसा है वही है जो आपको सामाजिक जो दृष्टि से ऊंचा करता है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास 4 पॉइंट और बचे हुए हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहला पॉलिटिकल की बात करता हूँ मैं। किसी देश में राजनीतिक एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो बिजनेस को फलने फूलने देने वाला है, क्या वो सर्विस क्लास के तरफ सोच रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं US की बात करूं तो कहीं ना कहीं 1980 से 90 का जो दशक था, उस दशक में, या 1950 से 80 के दशकों की बात करूं तो वहाँ पर जो इकॉनमी थी वो मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी थी। प्रोडक्शन किया वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद जब उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे कि भाई हमारा तो जो एनवायरमेंटल लॉस है बहुत हो रहा है, सोशल लॉस हो रहा है बहुत हो रहा है, अब वो सर्विस इकॉनमी बन गए। तो ये गवर्नमेंट के रुख पे निर्भर करता है कि वो आपको, आपके देश को किस डायरेक्शन में खींचना चाहती है। और अगर भारत जैसे देश की बात करो तो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिसीजन हैं जो कि राज्य की स्थिति को या राज्य में व्यवसाय की स्थिति को सुधारने का कार्य करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है इसमें, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की गई है इसमें, कि देखिए अगर ग्रीन या वाइट या ब्लू रेवोल्यूशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इनका जो आधारभूत जो संरचना थी या ढांचा था वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं इन सब की शुरुआत और इनका जो फलना फूलना वो सारा ग्रामीण अंचल में ही हुआ। तो ये सरकार की नीतियां या सरकार के प्लान्स पर निर्भर करता है कि आप रूरल मार्केट को, रूरल एरियाज़ को किस तरह से उठाना चाहते हो। तो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है दैट इज सपोज टू बी वेरी फेवरेबल। सरकार का खरीद कार्यक्रम किस तरह का, सरकार का वितरण कार्यक्रम किस तरह का, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की। जैसे मान लीजिए किसान को क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, तो कब तक वो आड़ती के या दूसरे जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उसके जाल में फंसा रहेगा। आप अगर उसको अच्छी फैसिलिटी देते हो तो शायद वो कहीं ना कहीं एक कम पैसे कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन दे पाए। देन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीक, वर्तमान तकनीक का, भविष्य तकनीक का, और कहीं ना कहीं इतिहास भी तकनीक का रहा है। तो क्या टेक्नोलॉजीज हैं? फॉर एग्जांपल रेडियो अकेले आदमी का सहारा था, साथी था। आप साइकिल पे चलते आदमी को देखते थे तो कहीं ना कहीं वो हाथ में या साइकिल के हैंडल पे रेडियो टांग के रखता था, गले में रेडियो टांग के रखता था। अब उस रेडियो को रिप्लेस कर दिया टीवी ने। टीवी में भी पहले नॉर्मल टीवी आया, फिर LCD आया, फिर LED पैनल वाले आ रहे हैं, और अब आज की डेट में जो आपके जेब में छोटा सा मोबाइल है वही टीवी को रिप्लेस करके बैठा हुआ है। तो और एक बड़ी वजह यहाँ पर, बड़ी चीज़ और है डिस्कस करने लायक, वो ये है कि पहले जो था वो ग्रामीण अंचल शहर से दूर था या वर्चुअली दूर था, तो चीज़ें शहर में आ जाती थी, गांव में 6 महीने बाद आ रही हैं, 3 महीने बाद आ रही हैं। परंतु आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, आप ये लगा लीजिए कि कोई भी चीज़ किसी से भी दूर नहीं। और ऑनलाइन आने के बाद तो सारी दूरियां ख़त्म कर दी। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपको सामान मिल जाएगा। तो भाई टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है, न केवल कृषि और एजुकेशन बल्कि जो दूसरे एरियाज़ हैं उनमें भी काफ़ी काम हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी काम जो है, फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करूं, और अभी जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड काम हैं, किसान सेवाओं के काम हैं, फसल खरीद का, वितरण का, ये जो काम है सारा ऑनलाइन गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया, और कहीं ना कहीं ये शायद लोगों को फ़ायदा भी दे रहा होगा अगर दे आर कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। देन इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हम जो एक्चुअल हमारा मौसम है उसकी बात करते हैं कि भाई, और इसके अलावा जो इसमें दूसरे फैक्टर्स हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसकी बात करते हैं कि भाई हाउ आर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग दीज। हमारी एक्टिविटीज से क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, और अगर इस तरह का कोई भी प्रभाव जो है वो अगर नकारात्मक है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि मैंने यूएस की बात की कि वहाँ पर जब प्रोडक्शन इकॉनमी थी, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी थी, तो कहीं ना कहीं जो देश का सामाजिक वातावरण था और जो ये फिजिकल एनवायरनमेंट था, इस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपके देश की हवा, पानी या मिट्टी खराब होती है, तो शायद वो ठीक नहीं है। इसके बाद अभी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम अगेन एनवायरनमेंट की बात भी करेंगे और क्लाइमेट की बात भी करेंगे। क्योंकि हर बार जो है वो एक रिपोर्ट आती है कि धरती और गर्म हो रही है, धरती और गर्म हो रही है। तो वो गर्म क्यों हो रही है, उस फैक्टर्स की जो तहकीकात है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी ऑपरेशन है आप उन पे जो है क्लोज वॉच रखिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ के लिए मैं बात करूं या रूरल अर्बन दोनों के लिए, जो सोलर पैनल्स की व्यवस्था है या फिर सोलर हीटर की व्यवस्था है, या जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए मोटिवेट करती हैं, आपको ज़रूर उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सो देन लेट अस मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्यों पढ़ा जाए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो ये है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं जिसका आपको ABC नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको ABC पता करना है, इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मैदान में जाकर खेलने वाले हैं उसका परिवेश क्या है, उसका माहौल क्या है। सबसे पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रूरल मार्केट कंडीशंस। बाज़ार की स्थितियां क्या हैं, बाज़ार में ग्राहक क्या है, बाज़ार में खर्च करने वाले लोग कितने हैं, क्या मौसमी बाज़ार है, सीजनल बाज़ार है, ओकेजनल बाज़ार है या रेगुलर मार्केट है, मेजर डिसीजन मेकर कौन है, युवा लोग कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। देन इज न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। और अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो कोई भी मार्केट अपने आप में कभी भी संपूर्ण नहीं है। हमेशा देखिए, लोग नया स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते आप उनको कुछ नयापन दें। अभी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी सेंटर है वो खुला। अब उसका और दूसरे पिज़्ज़ा में फ़र्क क्या था, वो आपके सामने बेस बना रहे हैं। आपके सामने मैदे का एक जो गूथा हुआ हिस्सा है वो लेते हैं, उसको बेस की फॉर्म देते हैं, और वो आपके सामने उसके ऊपर पिज़्ज़ा का जो ऊपर जो सीजनिंग है वो लगाते हैं और आपके सामने वो बना के दे रहे हैं। तो एक तो आप जो है बना बनाया जो बेस है वो ले रहे हैं, वो आपके सामने बना रहे हैं। तो आप कैसे नई मार्केट को डेवलप कर सकते हो। हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग एंड एंटिसिपेटिंग द मार्केटिंग थ्रेट्स। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने स्ट्रैटेजीज की बात की थी, सो यू हैव टू talk about the potential threats, what can be there. Then is रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का जो है अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है कि वो किस पैटर्न में खर्च कर रहा है, किस पैटर्न में खर्च कर सकता है, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं जो जिनको अवॉइड कर रहा है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम फ्यूचर पे डालते हैं कि चले यार फिर देखेंगे, अगर थोड़ा पैसा आएगा फिर देखेंगे। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएँ, ऐसी स्थितियाँ हैं रूरल कस्टमर के साथ भी, आप इसको देखेंगे नहीं है। और अभी एक छोटी सी चीज़ मैं और यहाँ पर रूरल क्रेडिट के साथ या नॉर्मल क्रेडिट के साथ जोड़ना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक केस हुआ
कि आप कुछ लेने गए और आपको ये बताया गया कि अगर आप नकद लेते हैं तो महंगा पड़ेगा और उधार लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा। दिस इज़ द केस इन द मार्केट। सो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है और किन फैक्टर्स को जो है उससे वो प्रभावित होता है। लास्ट इज हेल्पफुल इन टेकिंग मार्केटिंग डिसीजन। जो आप सभी स्टडीज़ करने के बाद मार्केटिंग डिसीजंस लेते हैं उसकी स्टडी में ये जो है वो कैसे सहायक है, क्या कर सकता है। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है, हम मानते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी क्षणिक है। अगर आप अच्छे से ढंग से उसको ट्रीट करेंगे, ढंग से उसको देखेंगे, तो शायद चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है जितना दिखती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस एनी doubt or clarification you can get back to me later on. So till then, take care, have a good day, thank you.